सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग गाइस। नया दिन और नई सुबह में मैं कल्पना हाजिर हूँ कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर। तो देर ना करके शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is International Day for South-South Cooperation observed? हमारे ऑप्शंस हैं 11 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर, 13 सितंबर। हमारा आंसर है 12 सितंबर। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है। दक्षिण सहयोग की शुरुआत 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निर्माण के साथ हुई थी। वर्ष 1978 में TCDC और पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन यानी कि BAPA को अपनाया। इसे दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है। अगला सवाल, विश्व में प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? When is World's First Aid Day observed? हमारे ऑप्शंस हैं 12 सितंबर, 11 सितंबर, 13 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है 12 सितंबर। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की ज़रूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की थी। अगला सवाल, 5 राफेल विमानों के पहले बैच को औपचारिक रूप से कहाँ शामिल किया गया? Where has been the first batch of 5 Rafale aircraft formally inducted? हमारे ऑप्शंस हैं DRDO, IAF, भारत सरकार, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है IAF। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है। ये राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचे थे। आइए राफेल जेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। मल्टी रोल राफेल एयरक्राफ्ट का निर्माण फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन द्वारा किया गया है। भारत ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक पूरी की जानी है। 36 राफेल जेट विमानों में से 30 फाइटर जेट है जबकि 6 ट्रेनर जेट होंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि राफेल के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था, तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसमें जाके एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला सवाल, जहां फरवरी 2021 में आयोजित 13वां एरो इंडिया 21 होगा, वेयर विल बी द 13th एरो इंडिया 21 हेल्ड इन फरवरी 2021? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, चेन्नई, कर्नाटक, बेंगलुरु। हमारा आंसर है बेंगलुरु। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु, कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन यलहंका में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमान प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलोर में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसे aeroindia.government.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगला सवाल, मूडी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? मूडी forecasted India's GDP to contract by how much % for fiscal year 2020-21? हमारे ऑप्शंस हैं 25%, 11.5%, 11%, 5%। हमारा आंसर है 11.5%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अगला सवाल, उस ब्रिटिश अभिनेत्री का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया। उसे ओलेना टायरल की भूमिका के लिए जाना जाता है। नेम द ब्रिटिश एक्ट्रेस हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज नोन फॉर द रोल एज ओलेना टायरल। हमारे ऑप्शंस हैं फेलिसिटी जोन्स, एमा थॉम्पसन, एलिस ईव, डायना रिग। हमारा आंसर है डायना रिग। हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में निभाई ओलेना टायरल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिग का निधन। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की। उन्होंने द एवेंजर्स जो 1965 में आई थी में कार्तिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एमा पिल के रूप में अभिनय किया था। डायना रिग ने 1994 में मीडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता। उन्होंने 1997 में रेबेका में अपनी भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीता। अगला सवाल, बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed by UNICEF for Children's Rights Campaign? हमारे ऑप्शंस है कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली, ब्रेट ली। हमारा आंसर है आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वो भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। वो बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों को समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से कोविड-19 विस्तारित तालाबंदी और महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ के कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा एच फोर्ड। अगला सवाल,
वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति क्या है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? हमारे ऑप्शंस है 105वां, 110वां, 100वीं, 25वीं। हमारा आंसर है 105वां। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई नए प्रतिबंधों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर आधारित है और इसका कोविड-19 के ऋण और घाटे के कारण ऋण बाजार के कसने से भारत के स्कोर पर असर नहीं पड़ा है। रैंकिंग के आधार पर रिपोर्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रैंकिंग के 5 टॉप कंट्रीज हैं। फर्स्ट हांगकांग, सेकंड सिंगापुर, थर्ड न्यूजीलैंड, फोर्थ स्विट्जरलैंड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। इसमें शामिल 10 सबसे कम रैंकिंग प्राप्त देश हैं अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, अंगोला, लीबिया, सूडान और वेनेजुएला। डिग्री ऑफ फ्रीडम के 5 व्यापक क्षेत्रों में मापा जाता है। वे कुछ इस प्रकार हैं: साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स, साउंड मनी, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, रेगुलेशंस। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन। इसका मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में है। सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पार्थ जे शाह और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन? हमारे ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय, नागालैंड। हमारा आंसर है मेघालय। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी यानी MLEADS मिलिट्स के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। पिगरी प्रोजेक्ट का लक्ष्य पिग्गी सेक्टर में के क्वालिटी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन और इनपुट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए परिवर्तन है। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और इसकी राजधानी शिलोंग है। अगला सवाल, किस मंदिर को मिला FCRA पंजीकरण? Which temple got FCRA registration? हमारे ऑप्शंस है वैष्णो देवी, वैद्यनाथ धाम, केदारनाथ, स्वर्ण मंदिर। हमारा आंसर है स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय
सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010 FCRA अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करना होता है। एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करके या केंद्र सरकार से अनुमति के बाद विदेशी दान ले सकता है। हालांकि चुनावी उम्मीदवार, कोई भी सांसद अथवा विधायक, राजनीतिक दलों का सदस्य, किसी पंजीकृत समाचार पत्र का प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी निगम के कर्मचारी विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकते। स्वर्ण मंदिर के बारे में जानते हैं। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है जो गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहेब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। गुरुद्वारा वर्तमान में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति यानी SGPC द्वारा प्रशासित और शिरोमणि अकाली दल यानी SAD द्वारा नियंत्रित है। अगला सवाल, किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 की शुरुआत की? Which bank introduced iStartup 2.0? हमारे ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक। हमारा आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए iStartup 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग ज़रूरतों जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य का भी ध्यान रखेगा। iStartup 2.0 क्या है? iStartup 2.0 देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम है जो ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है, जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। ये 3 प्रकारों में उपलब्ध है: प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। साझेदारी निजी और सार्वजनिक समिति कंपनियों के साथ साथ सीमित देयता भागीदारी सहित नए व्यवसाय चालू खाते का विकल्प चुन सकते हैं। स्टार्टअप आसानी से एक खाता खोल सकते हैं और निगम के समय तुरंत खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ने अपने API को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया है। यह संस्थापकों या उद्यमियों को महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि यह समय और प्रयासों को बचाता है, क्योंकि उन्हें किसी खाते के लिए आवेदन करने के लिए फिर से विवरण नहीं भरना पड़ता है। आगे की सुविधा के रूप में बैंक KYC के लिए मूल दस्तावेज को स्थापित करने के लिए अपनी पसंद के समय एक अधिकारी को स्टार्टअप पर भेजता है। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यहाँ के MD और CEO है संदीप बख्शी। इसका टैगलाइन है, हम है ना, आप ख्याल आपका। अब झारखंड करंट अफेयर्स। अंडर 17 फुटबॉल महिला विश्व कप टीम का राष्ट्रीय कैंप किस शहर में आयोजित की जाएगी? हमारे ऑप्शंस है धनबाद, रांची, गोमो, कोडरमा। हमारा आंसर है रांची। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि अंडर 17 महिला विश्व कप टीम का शिविर 15 अक्टूबर से झारखंड के रांची में शुरू होगा। कैंप के लिए रांची और जमशेदपुर दोनों वेन्यू को तैयार किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के चलते अंडर 17 महिला विश्व कप
4 नवंबर से अगले साल फरवरी मार्च में स्थगित कर दिया, जिससे शिविर के आयोजन में भी विलंब हुआ है। अगला सवाल, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं 100 करोड़, 211 करोड़, 213 करोड़, 151 करोड़। हमारा आंसर है 213 करोड़। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 213 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति दी है। इस राशि के माध्यम से 15 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अभी तक 9.5 लाख लोग अभी तक लाभ ले रहे हैं। अगला सवाल, झारखंड के नए विधानसभा भवन और हाईकोर्ट के निर्माण में पर्यावरण नियम का उल्लंघन बताते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? हमारे ऑप्शन है 99 लाख, 51,000, 51 लाख, 113 करोड़। हमारा आंसर है 113 करोड़। झारखंड के नए विधानसभा भवन और हाईकोर्ट के निर्माण में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की पूर्वी बेंच कोलकाता ने 113 करोड़ का जुर्माना लगाया है। विधानसभा भवन पर 47 करोड़ तथा हाईकोर्ट के नए भवन पर 66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य के 19 अन्य भवन के निर्माण को भी पर्यावरण अनुकूल नहीं मानते हुए चिन्हित किया गया है। इसमें रांची की स्मार्ट सिटी भी शामिल है। अगला सवाल, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पूरे देश भर में कितने स्थान पर रहा है? हमारे ऑप्शन है 11वें, 5वें, 10वें, 21वें। हमारा आंसर है 5वें। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड पूरे देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य रहा है। पिछले वर्ष झारखंड राज्य चौथे स्थान पर रहा था। घरेलू व वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। इसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग भी कहा जाता है। आज का आखिरी सवाल, झारखंड के किस उद्योग संस्था द्वारा सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाने का फैसला किया है? हमारे ऑप्शंस है CCL, BCCL, टाटा, NCL। हमारा आंसर है CCL। CCL द्वारा सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाने का फैसला किया है। CCL के सभी क्षेत्रों में राजभाषा माह मनाया जा रहा है। कोविड के मद्देनजर ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। पहले दिन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कविता रचना और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आज का TYS का क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल 40 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? How much distance will the first Kisan Rail of South India cover in 40 hours? आपके ऑप्शंस है 2150 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1847 किलोमीटर, 1524 किलोमीटर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बताते हैं पिछले TYS का आंसर। पिछला TYS का क्वेश्चन था, नेम द लोन प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय SBI फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। इसका आंसर है सफल। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।
करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।